तीन सॉल्यूशन हमारे पास हैं और तीनों का मोलरिटी 1 है, माने 1 मोल पर लीटर। ये तीन सॉल्यूशन हैं, सोडियम क्लोराइड, एसिटिक एसिड और ग्लूकोज। NaCl एक्वा सॉल्यूशन और एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बेंजीन में है और ग्लूकोज का सॉल्यूशन वाटर में है। माने 2 एक्वा सॉल्यूशन है और एक बेंजीन में सॉल्यूशन है। क्या तीनों में पार्टिकल का नंबर सेम होगा? तीनों की मोलरिटी सेम है तो क्या तीनों में सॉल्यूट के पार्टिकल सेम नंबर में होंगे? क्वेश्चन ये है, क्या तीनों में सॉल्यूट के पार्टिकल सेम नंबर में होंगे? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। अब क्वेश्चन है क्यों? तीनों की मोलरिटी सेम है 1 मोल पर लीटर, उसके बाद भी इनमें पार्टिकल का नंबर सेम क्यों नहीं होगा? थोड़ा सोचें आप कि ऐसा क्यों नहीं होगा और इसका कारण क्या है, क्यों इनमें पार्टिकल का नंबर डिफरेंट होता है। थिंक अबाउट इट। और ऐसा होता है डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो सॉल्यूट में होता है डिजोल्व होने के बाद। या तो डिसोसिएशन होता है या फिर एसोसिएशन होता है। और डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से पार्टिकल का नंबर भी बदल जाता है। अगर ये फिनोमेना नहीं होगी तो नहीं बदलेगा। जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन में से कोई सी फिनोमेना नहीं होती तो ग्लूकोज के 1 मोल रहेंगे, लेकिन NaCl के सॉल्यूशन में या एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में पार्टिकल का नंबर डेफिनेटली डिजोल्व होने के बाद चेंज हो जाएगा। 1 मोल NaCl हो जाएगा 2 मोल अगर ये पूरी तरह डिसोसिएट हो जाए, क्योंकि इसमें 2 पार्टिकल होते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। और अगर वो आयोनाइज हो गया, 1 मोल NaCl 100% आयोनाइज हो गया तो डेफिनेटली बाद में सॉल्यूट के पार्टिकल 2 मोल हो जाएंगे। माने 1 मोल NaCl बिकम 2 मोल इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन। नाउ एसिटिक एसिड के बेंजो सॉल्यूशन में क्या होगा? तो बेंजीन में अगर एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करें तो इसमें एसोसिएशन होता है। एक्चुअली इसमें डाइमेराइजेशन होता है, माने 2 पार्टिकल से 1 पार्टिकल बन जाता है। तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से 1 पार्टिकल बन जाएगा। और ऑब्वियसली अगर 1 मोल एसिटिक एसिड हमारे पास है तो सोचिए वो डाइमेराइजेशन के बाद कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हाफ मोल। 1 मोल एसिटिक एसिड इन बेंजीन बिकम हाफ मोल। ये याद रखें, कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डाइमेराइज होते हैं, वाटर में तो उनका भी आयोनेशन होता है। ग्लूकोज के सॉल्यूशन में क्या होगा? इसमें ना तो डिसोसिएशन होता ना एसोसिएशन होता, तो इसका 1 मोल ही रहेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज का 1 मोल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन के फिनोमेना नहीं होती है। अब यहां पर फिर से हम 3 सॉल्यूशन देखें तो 1 मोल NaCl हो जाएगा 2 मोल, 1 मोल एसिटिक एसिड हो जाएगा हाफ मोल और 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल ही रहेगा। ऑल्दो दे हैव सेम मोलरिटी 1 मोल पर लीटर, पर तीनों में पार्टिकल का नंबर डिफरेंट है। NaCl में 2 मोल, एसिटिक एसिड में हाफ मोल और ग्लूकोज में 1 मोल। और यहाँ पर एक नया टर्म आता है बेंटा फैक्टर। बेंटा फैक्टर क्या होता है? तो 1 मोल सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद जितना हो जाए, माने 1 मोल हो बाद में जितने हो जाएं, उसे बोलते हैं बेंटा फैक्टर। तो 1 मोल सॉलिड बिकम n मोल, सपोज n मोल, तो बेंटा फैक्टर n होगा। अब यहाँ पर बेंटा फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं I से। तो व्हाट इज बेंटा फैक्टर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बेंटा फैक्टर को कैलकुलेट करते कैसे हैं? तो बेंटा फैक्टर को कैलकुलेट डिसोसिएशन और एसोसिएशन में डिफरेंट टाइप से कैलकुलेट करते हैं। मान लो एक सॉल्यूट है AXBY और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो इसका बेंटा फैक्टर होगा 1 + n-1 इंटू अल्फा। n मीन्स है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का नंबर, तो n का वैल्यू x + y के इक्वल होगा। तो बेंटा फैक्टर का फार्मूला होगा 1 + n-1 इंटू अल्फा। अगर अल्फा 100% हो तो उस कंडीशन में बेंटा फैक्टर की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी। अब एक सवाल है यहाँ पर, पोटेशियम फेरोसाइनाइड 40% आयोनाइज होता है तो इसका बेंटा फैक्टर कितना होगा? तो इसमें टोटल आयन का नंबर है 5 और 40% आयोनेशन होता है तो अल्फा होगा 0.4। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1 + 5 - 1 इंटू 0.4।
कैलकुलेट करें आप आंसर कितना आता है, तो इसका आंसर आएगा 2.6। यानी अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड 40% आयोनाइज होगा तो इसका 1 मोल बाद में 2.6 मोल हो जाएगा। तो है एक बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन सोचें। अब एक और क्वेश्चन देखें, अगर एसोसिएशन हो रहा हो तो बेंटा फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। एसोसिएशन को एनमेरेशन भी कहते हैं, एन का वैल्यू 2, 3, 4 होता है। 2 हो तो डायमेरेशन, 3 हो तो ट्राइमेरेशन। अब अगर डायमेरेशन होगा तो एन की जगह 2 लिखेंगे, तो फार्मूला 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन इक्वल टू बेंटा फैक्टर। दिस इज फार्मूला फॉर बेंटा फैक्टर फॉर एसोसिएशन। अब फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं कि अगर फिनॉल का 60% डायमेरेशन हो जाए तो इसका बेंटा फैक्टर क्या होगा? तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.7। माने 1 मोल फिनॉल बाद में 0.7 मोल हो जाएगा ड्यू टू एसोसिएशन। आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम एकदम क्लियर हो रही हैं। अब सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, तो डेफिनेटली बेंटा फैक्टर पर डिपेंड करेंगी। इन्हें बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं उन्हें बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑब्वियसली हमारे सामने जो 3 सॉल्यूशन हमने स्टार्टिंग में लिए थे, ग्लूकोज का, NaCl का, तो उनकी मोलिटी सेम थी, पर क्या दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा? क्या दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि NaCl में ज़्यादा पार्टिकल होंगे तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू ग्लूकोज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी: बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, relative lowering of vapor pressure and osmotic pressure. These all 4 property they create many good problem for exam, and most of these question they appeared in NEET exam, तो इनको ठीक से तैयार करना। There are 4 qualitative property: boiling point elevation, freezing point depression, relative lowering of vapor pressure and freezing point depression. अभी qualitative property आपको समझ में आ गई, तो अगर आपको बेंटा फैक्टर निकालना समझ में आ गया तो इसके कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। बेंटा फैक्टर की वैल्यू को हम थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर से भी निकाल सकते हैं। अब आपको मालूम है कि NaCl और ग्लूकोज के बारे में आपको मालूम था। बेंटा फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू वेरी मच।